ये कोई प्रिंटर विंटर या कुछ ऐसा टाइप का है क्या? एस्पायर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो तो तय है कि वहाँ नीचे से फायर किया गया ऊपर, तो ऊपर बांस में गोलियों के निशान हैं। और यहाँ पे ढूंढते हैं। ओके इलेक्ट्रॉल, ये इलेक्ट्रॉल जो है ORS इसका डब्बा है। ये भी संभवतः माओवादी इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में रहना होता है गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। अब लेकिन यहाँ जो परिस्थिति रही होगी वहाँ तो ऐसा नहीं कि माओवादी यहाँ इलेक्ट्रॉल पिए। और देख रहे हैं काट दे। तो ये जो है यहाँ भी गोलियों के निशान है। गोलियों के निशान तो लगातार मिल रहे हैं। अब तो ये बात तो तय है कि ये मुठभेड़ एक स्थान पर नहीं हुई है। और अब आप सोचिए कि मैं नीचे पहाड़ी से आपको लगातार दिखाता आ रहा हूँ और ये ऊपर तक हम आ गए। यहाँ पे भी गोलियों के निशान हैं। हाँ, तो यहाँ भी आप जहाँ तक देखेंगे चारों तरफ आपको ये बांस गवाही दे रहे हैं कि हर एक बांस ने उन गोलियों की आवाज़ को सुना, उन गोलियों को सहा और बंदूक के निशाने पर आए। वहाँ पे भी निशान है। और आगे देखते हैं। करीबन 2 घंटे से इस इलाके की हम छानबीन कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुठभेड़ हुई कैसे होगी। तो पहले जैसे मैंने आपको दिखाया कि बांस में ऊपर किस तरह से डैमेज हुए हैं बांस, और ये समझ में आ रहा है कि नीचे से ही गोलियां दागी गई होंगी और धीरे धीरे फोर्स आगे बढ़ी होगी। और हालांकि इस पर फोर्स ने बताया कि बहुत देर तक मुठभेड़ चली। पहले 18 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिली पुलिस के द्वारा और फिर 1 घंटे के बाद संख्या बढ़कर 29 हो गई। वहीं माओवादियों का एक प्रेस नोट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पकड़कर उन्हें गोली मारा गया है। ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप और मुठभेड़ की बात है, लेकिन घटनास्थल पर जो मैं पहुंचा हूं कि क्या क्या दिख रहा है माहौल, तो यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बांस को काटा भी गया है और नीचे से ही गोलियां चली। क्योंकि आपको पहले भी वीडियो में मैंने जो दिखाया और ये अभी भी देखिए कि नीचे से गोली चली है और उसके साक्ष्य हैं कि बांस जितने आप ऊपर जाएंगे किस तरह से बांस इस तरह से छलनी हुए। और साथ ही साथ ये नीचे पत्थरों पे भी गोलियों के निशान हैं। भाईजान आप दिखाएं, ये देखिए ये पत्थरों में भी गोलियों के निशान हैं और यहाँ कारतूस के सामने का हिस्सा भी कहीं कहीं मिला है। और ये देखिए खोखा भी दिख गया मुझे। ये मुझे लगता है AK-47 का राउंड है और इस तरह से यहाँ पे खाली खोखे पड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक और खोखा दिख गया मुझे, ये देखिए ये गोली और इसके साथ ही। और यहाँ पे तलाश किया जाए ये क्या है, ये तो लग रहा है शरीर का कोई हड्डी का हिस्सा है, शरीर का हड्डी का हिस्सा है। अब वो यहाँ कैसे पड़ा हुआ है पता नहीं। और यहाँ ढूंढते, ये देखिए ये, अच्छा यहाँ से बहुत गोलियाँ चली लग रहा है। ये 4 गोली के कारतूस मुझे, और ढूंढता हूँ मैं यहाँ पे 4, ये 1, 5, अच्छा 6, एक जिंदा भी है। ये देखिए ये जिंदा कारतूस है 6, और हो सकता है, मुझे लग रहा है इसकी इस बांस के आड़ में, मतलब ये कहानी समझ में नहीं आ रही। बांस छलनी है गोलियों के लगने से, और ये जो गोलियों के जो खोखे यहाँ पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि यहीं से फायरिंग की गई थी, इसके आड़ लेकर भी। तो यहाँ इस तरह से ये गोलियों के खोखे ये आज भी पड़े हुए हैं। इसमें एक जिंदा कारतूस भी है, और ढूंढते हैं और शायद मिल जाए यहाँ पे कारतूस।
पत्तों के नीचे इस तरह से दब जाया करते हैं। तो हालांकि ये कारतूस बता रहा है कि यहाँ पे यहीं छोड़ देता हूँ सभी गोलियों को। ये सारी गोलियाँ हैं वहाँ पे मैंने रख दी हैं। और कितने 6 खाली, एक जिंदा कारतूस और एक 5 खाली कारतूस तो मुझे केवल इस बांस के झुंड में मिले। और एक हड्डी का टुकड़ा वहाँ दिखा है, हड्डी का टुकड़ा दिखा है, पता नहीं कैसे। और यहाँ पर और क्या क्या सामान, चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हैं अभी भी। और मुझे लगता है घटना के बाद से ना संगठन के लोग आए, लेकिन जिस तरह से गोलियां चली हैं खाली कारतूस नहीं मिला है मुझे। यहाँ आग जला हुआ, ये माओवादियों का पानी का डब्बा है। और यहाँ पर ये जो खून भी बहा हुआ है, आप देखें कि खून बहकर सूख कर काला हो गया है। और ये गोली इस डब्बे पे भी लगी हुई है। और लेकिन एक वीडियो आया था जवानों का जो जिसमें जवान गोली चलाते हुए ऊपर बढ़ रहे थे। और वो जो इलाका है वो थोड़ा सा हरा भरा था, लेकिन यहाँ भी गोलियों के निशान इस बात के पुख्ता सबूत है कि गोलियाँ तो यहाँ भी चली हैं और बेतहाशा चली चारों तरफ। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको गोलियों के निशान। यहाँ एक कपड़ा वहाँ रखा हुआ है, वो माओवादियों का है या जवानों का पता नहीं। इस तरह से ये स्थिति है। ये यहाँ पे भाईजान यहाँ के दिखाएंगे सिरिंज, ये लेकिन बड़ा अलग टाइप का सिरिंज है। ये सिरिंज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे रहा होगा। ये सिरिंज हालांकि सामने का हिस्सा टूट गया है। अच्छा, टूटा है या तोड़ा गया है, क्योंकि कई बार माओवादी जो है अब इस तरह के सिरिंज से भी प्रेशर बम बनाते हैं। इसमें अंदर में तार सेल टच करते हैं और ऐसे रख देते हैं। जवान का पैर पड़ा, दबा और बूम, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सारी यहाँ की स्थिति और ढूंढते हैं। कुल मिलाकर आपने कहा था कि घटना स्थल पर जाओ, तो ये घटना स्थल है। यहाँ के सारे साक्ष्य बता रहे हैं कि यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। और ये रुई है शायद ना, रुई है, इसमें से खून भी लगा हुआ है। या तो घायल जवान के द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा या माओवादियों को तो मौका मिला ही नहीं होगा। और ये मोजा खून से, ये भी जो है जवानों का ही लग रहा है। मत छुओ, जवानों का मोजा लग रहा हो। इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। और बांस के साथ पेड़ों पे भी आपको गोलियों के निशान चारों तरफ मिलेंगे। मैं लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ घूमता हुआ, क्योंकि दूर तक मुठभेड़ हुई है ये समझ में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ भी गोली के निशान है, कारतूस भी वहाँ पड़े हुए थे। यहाँ भी गोली के निशान, ये देखिए, इसमें भी गोली फंसी हुई है। भाईजान करीब से दिखाएं, देखिए अभी भी इसमें गोली फंसी हुई है। तो जब गोली चलती है तो जो खाली कारतूस जो हम पीछे छोड़ा है वो पीछे छूट जाता है वहीं बंदूक के पास, और सामने का हिस्सा निकलता है। ये शरीर में धंसती है, जब शरीर के अंदर घुसती है तो प्राण बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस पेड़ में धंसा हुआ, देखिए यहाँ पे एक बीएसएफ के जवान घायल हुए थे और 2 जवान चोटिल हुए थे, चोट लग गई थी। और 29 नक्सली मारे गए थे। जो मारे गए थे 29 वो सारे नक्सली हैं।
इसका खुलासा खुद पुलिस माओवादियों के संगठन ने भी किया। उन्होंने ही पहचान की, क्योंकि पुलिस ने जब पहले पहचान की तो आधी अधूरी थी। तो फिर माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि विश्वासघात के तहत उन्हें मारा गया, लेकिन जो मारे गए हैं वो सभी उनके साथी हैं। आगे चल के माओवादियों ने पूरे 29 लोगों के नाम का खुलासा किया और मुठभेड़ को लेकर एक 2 पन्ने का प्रेस नोट 3 पन्ने का जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से मुठभेड़ हुई थी और किस तरह से समर्पण करने के बाद पुलिस ने मारा। ऐसा आरोप माओवादियों ने लगाया है पुलिस पर। हालांकि पुलिस के द्वारा इस पर कोई बयान आया नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि फिर पुलिस ने उन जो मारे गए माओवादी उन पर जो इनाम है जारी किए, तो 1 करोड़ से अधिक टोटल जो इनामी थे माओवादी, जो 29 लोग मारे गए थे। इसमें सबसे बड़ा जो माओवादी था वो शंकर राव और ललिता, एक महिला माओवादी, इनका जिक्र किया गया था। माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये क्या है? नमक है। ये पैकेट में नमक रखा हुआ है। उधर वो अमूल की लस्सी जो जवानों की होगी निश्चित तौर पर। तो इस तरह की यहाँ की भी परिस्थिति है। और दिखाता हूँ आपको ढूंढ कर। ये देखिए, ये अभी तक माओवादियों के सामान के साथ साथ ये जवान के वर्दी का हिस्सा है। एक जवान बीएसएफ का घायल हुआ था और ये हिस्सा है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी थी। ये हिस्सा वर्दी का यहाँ कैसे पड़ा है पता नहीं। तो ये एक वर्दी का भी हिस्सा है यहाँ पे। ये जो है, इसमें माओवादी अपना वायरलेस रखते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ वायरलेस का कवर है। वायरलेस जवान यहाँ से लेके चले गए होंगे। ये यूनिस्टार का एक जूता सिंगल पीस है और देखना होगा और क्या है। जूता और तमाम चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। इसमें कुछ रखा हुआ था लग रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ये खून अभी भी ताज़ा ही है एकदम, मतलब सूख गया है लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे खून जो है बहा हुआ है। यहाँ किसी को गोली लगी होगी। बहुत सारे वीडियो जारी भी किए थे जवानों ने भी। और आगे ढूंढते हैं। ये निश्चित ही माओवादियों ने, जवानों ने स्ट्रेचर बनाने के लिए माओवादियों के इस कपड़े को फाड़ा है कि जब 29 माओवादी मारे गए इस घटना में, तब उनकी डेड बॉडी यहाँ से कैसे ले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लगातार बांस काटे गए, स्ट्रेचर बनाया गया और उसमें बांध कर ले जाया गया। भाईजान आराम से उतरिएगा। ओके। ऐसे पहाड़ियों में जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाएं ना, तो 2 चीज़ का ध्यान रखें। एक तो पानी भरपूर रखें पीने के लिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ खाने के लिए रखें, नमकीन रखने, ताकि शरीर में नमक की कमी ना हो। पसीना निकलता है तो नमक आपके बॉडी से कम हो जाता है। और तीसरी चीज़, ऐसे पहाड़ों में चढ़ना और चढ़ने से ज़्यादा कठिन होता है उतरना, क्योंकि एक भी अगर आपका पैर फिसला तो आपके पैर या टखनों की ऐसी तैसी हो सकती है। आधा से ज़्यादा मुझे रिपोर्टिंग से ज़्यादा तो वीडियो मैन वर्सेस वाइल्ड ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे घूमना। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि दूसरे बार में ही सही मैं उस स्पॉट तक पहुँचा और अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से चढ़ नीचे से झुकी तो नहीं पाते अपन, झुकता ही तो नहीं है अपन। हाँ, तो ये
रिपोर्टिंग है आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों की आज्ञा का पालन किया जा रहा है। यहाँ चलना मुश्किल है। आप सोचो कि जवान और माओवादी जब मुठभेड़ होती है तो ऐसे इलाके में दौड़ते कैसे होंगे, क्योंकि आप रुके तो आपकी जान जा सकती है। कई बार जवान माओवादियों के एम्बुश में फंस जाते हैं, कई बार माओवादी जवानों के घेरे में फंस जाते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें ऐसे भौगोलिक स्थिति में दौड़ना होता है, सीधे रुकना नहीं होता। अब आप सोचो कि मैं आपको इतना समझाइश दे रहा हूँ कि चढ़ोगे कैसे, उतरोगे कैसे, अब दोनों ही जो लोग हैं इस पर सीधे दौड़ते हैं, क्योंकि रुके तो जान गई। तो मैं आज सुबह जो है 6 बजे पखानजूर से निकला हूँ और अभी लगभग 11 बज रहे हैं, और 2 घंटे से इसी पहाड़ी पे घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, और आपको अलग अलग वो जगह दिखा रहा हूँ। और क्योंकि बहुत दूर तक मुठभेड़ हुई थी, और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे माओवादी थे, तो उन्हें निश्चित ही तौर पर ये उम्मीद रही होगी कि यहाँ तक फोर्स आ नहीं सकती, और अगर फोर्स आएगी भी तो उन्हें आने से पहले उनके संतरी के द्वारा इसकी जानकारी लग जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, माओवादियों को बिल्कुल भनक नहीं लग पाई, और उन्होंने जो विश्वासघात दिखाया, मुझे लगता है उनके बीच से ही किसी ने इसकी सूचना फोर्स को दी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित हैं। असल में कुछ गांव वाले हैं आसपास के जो इस जगह को आने के बाद देखे थे, वो हमें पूरा घूम कर दिखा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी बड़ी संख्या में माओवादियों को मारा गया है। तो इसलिए मैं यहाँ नीचे उतर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बस डर ये है कि कहीं गिर के, जो बता रहा था आपको कि मुंह से सारे दांत बाहर ना आ जाए मेरे। क्या है, हम लोग जो शहर में रहते हैं ना, तो शहर में रहने वाले लोग जो हैं आदी नहीं होती इस तरह से पहाड़ों में चलने। क्या बोलते हो भाईजान? नहीं हैं? उधर ऊपर से थोड़ा सा देखो, ऊपर चढ़ो थोड़ा सा, वहाँ पत्थर में पैर रख लेना। अच्छा, नहीं यहाँ से उतर जाता हूँ। हाँ, यहाँ पत्थर, ये पत्थर है, पत्थर में ग्रिप बना के ऐसे उतरना चाहिए, और ऐसे सूखी गिर तो नहीं जाएगा। हो तेरी, बच ही गया। तो ये गांव वाले ने बताया कि यहाँ पे चारों तरफ खून था, और आज तो ठीक है, घटना के दूसरे तीसरे दिन यहाँ बहुत ज़्यादा खून का स्मेल आ रहा था। और अभी भी देखें, दूर से ही देखें, क्योंकि खून को ब्लर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ब्लड है, और इस तरफ में भी ब्लड है, वहाँ भी ब्लड मुझे बहुत पूरे पत्थर में बहा हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे ब्लड है, उस तरफ में भी ब्लड के निशान हैं, खून के चारों तरफ खून के निशान हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि जब मुठभेड़ हुई होगी और माओवादी भागे होंगे, तो इस इलाके को मोर्चा लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे छुपे होंगे। लेकिन ये इलाका ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई छुप सके, और फोर्स ने उन्हें पूरी तरह से घेरा था। तो घेरने के बाद जो है, ये देखिए यहाँ भी खून के निशान है। भाईजान खून को बहुत जूम करके नहीं दिखाइएगा। और खून हालांकि सूख गया है। वो देखिए वहाँ पे गोलियों की कारतूस हैं बहुत सारे यहाँ भी। अब या तो एक साथ कैसे पता नहीं,
लेकिन ये देखिए, ये कारतूस बता रहे हैं कि यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में फायरिंग की गई है। देख रहे हैं आप इतने सारे कारतूस, ये कि खाली खोखे यहाँ पड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि चश्मदीद गवाह हैं कि गोलियाँ यहाँ पे भी चली हैं। वहाँ पेड़ पे भी गोलियों के निशान हैं, वो पेड़ पे, मतलब उधर से भी गोली चली होगी, इस साइड से भी गोली चली। इधर अगर खोखे हैं तो बहुत सारे खोखे कई बार माओवादियों के साथी जो हैं वो वापस आके बीन लिया करते हैं। हालांकि 29 की संख्या में माओवादी मारे गए थे, तो फिर कुछ साथी उनके भाग भी गए थे। तो ये पूरी कहानी है इस घटना स्थल की। बहुत देर मेहनत करके इस पूरे लंबे वीडियो को बना के, और वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था वो थोड़ा सा हरा भरा इलाका था, और जहाँ पे जवान माओवादियों को दौड़ा रहे थे और उसमें दिख रहा था कि गोली चलाते हुए, तो थोड़ा हरा भरा था। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो बीएसएफ के जवानों की आई वो इसी इलाके से आई थी और इसी तरह से। तो मुझे लगता क्या है, अब तो कंफर्म है कि हम उस इलाके में हैं। एक खाली कारतूस के खोखे, खून के निशान, और ये बांस के जंगल, बियाबान, और ये झींगुर की आवाज़, ये कटे हुए बांस, ये सारी चीज़ें काफ़ी है ये बताने के लिए कि इस बड़े इलाके में ये हापा टोला और उसके पास का एक गांव है, वहाँ की पहाड़ी है जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, और यहाँ ही पूरी मुठभेड़ हुई थी। पहली बार जब हम पहुँचे थे तो इस जगह पर नहीं पहुँच पाए थे। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर थे, दूसरी तरफ हापा टोला यहाँ से लगभग होगा 4-5 किलोमीटर। और वहाँ से हापा टोला जब हम गए तो बाईं तरफ ये पहाड़ी है, और वाकई में उस बड़ी पहाड़ी की इस तरफ उस दिन भी गांव वाले ने, इस बच्चे ने बताया था, तो इसी तरफ से गोलियों की आवाज़ आ रही थी, और यहीं पे हम लोग आज पहुंच गए। क्योंकि हमारे दर्शकों ने कहा कि आप उस स्पॉट पे जाइए, दिखाइए, क्योंकि आप पहुंच नहीं पाए, तो मुझे लगा दर्शकों के आदेश का सम्मान तो करना चाहिए। आपके आदेश का सम्मान करते हुए आज मैं फिर से इस चिलचिलाती धूप, उमस और गर्मी के बीच यहाँ पर फिर से इस ग्राउंड रिपोर्ट को करने आया हूँ। और आप सोचिए कि ऐसे इलाकों में, इस जंगल में फोर्स और माओवादी दोनों भटकते रहते हैं। जब गोलियाँ चलती हैं तो उनको पता नहीं होता गोली किसके शरीर में घुसेगी और किसकी जान शरीर से बाहर निकलेगी। तो इस तरह का एक युद्ध बस्तर में चल रहा है, और इसको लेकर मुझे लगता है कि अब शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग मर रहे हैं वो मनुष्य ही हैं। विचारधारा से भटके हुए माओवादी और देश के लिए जो लड़ रहे जवान, ये सभी दोनों की मौत दुखद है। बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं, बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद होते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, और इन जंगलों में भटक कर मुझे भी लगता है कि माओवादी कब वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मेरी भी अपील है कि अगर हमारे राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जी बार बार अपील कर रहे हैं कि एक बार क्या समस्या आप बताइए, बातचीत से शायद हल हो पाए, तो मुझे लगता है कि माओवादियों को भी अब जंगल से निकलकर अपनी शर्तें एक बार रखनी चाहिए, बातचीत करके देखें, हो सकता है कि समाधान हो ही जाए। समाधान हो जाए तो इस तरह से लोगों की जानें ना जाएं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि माओवादियों ने ये कहा है कि विश्वासघात हुआ है, तो अब कई लोगों को वो मुखबिरी के शक में मौत के घाट भी उतारेंगे, जिस पर भी उन्हें शक होगा, क्योंकि उन्हें भी बड़ा नुकसान हुआ है, संख्या के तौर पर भी, हथियार के तौर पर भी। तो ये सारी घटनाएँ थी, ये जो मेरे समझ में आया मैंने आपको दिखाया, बताया, चारों तरफ ढूंढ ढांड कर वो जो यहाँ पे बच गया है, जो कहानियाँ, जो पत्तों में छुपी हुई, जो पेड़ों में, जो बाँस में और खाली कारतूसों में, ये सारी कहानियाँ आपके पास लेकर पहुँचा हूँ। पसंद आए होगी मेरी मेहनत तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर लगे कि आपकी बातों का पूरा सम्मान रखते हुए बस्तर टॉकीज़ बार बार मेहनत कर रहा है ग्राउंड जीरो पर जाने की, तो इसे आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अपने आसपास के कम से कम मेरे एक एक दर्शक भी अगर 10-10 लोगों को आप सब्सक्राइब करवाएंगे कि यार हमारे कहने पे देखो बस्तर टॉकीज़ ग्राउंड पे जाता है, तो यही मेरे लिए प्रोत्साहित करने वाली बात होगी कि आप लोग लगातार दर्शकों की संख्याओं को इजाफा करवाने में मेरी मदद करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। बस्तर के जंगल में वनोपज पाए जाते हैं तमाम तरीके से, तेंदुपत्ता, चार, महुआ, टोरा, सारी चीज़ें। बस्तर के आदिवासी बस्तर के जंगलों में चिलचिलाती गर्मी में महुआ बीनने आते हैं। लेकिन बस्तर में इन सारी चीज़ों के साथ साथ जंगलों में एक चीज़ और है, माओवाद। और माओवाद के ख़िलाफ़ युद्ध चल रहा है। युद्ध चलता है तो गोलियां चलती हैं, और आज हम उन माओवाद और सरकार के बीच चल रही जंग से बरस रही गोलियों को बीनने आए हैं। तो उस गर्मी में जब आदिवासी महुआ बीनते हैं तो मैं यहाँ जंगलों में ये गोलियां बीन रहा हूँ। ये गोलियां गवाह हैं, हर गोली ने प्राण लिए। चूड़ियों की खनक सुनी होगी आपने, सिक्कों की खनक सुनी होगी, गोलियों की खनक सुनी है। ये अबूझमाड़ के जंगल में बहुत सारे खाली कारतूस मिले, जब इन्हें टकराया तो उसकी आवाज़, इसमें भी खनक है। सोचिए, चूड़ियाँ जब किसी की जान चली जाती है तो उसकी खनक समाप्त हो जाती है। ये गोलियाँ जब किसी की जान ले लेती हैं तो खाली हो जाती हैं, तो इसमें खनक आ जाती है। खनक खनक ते 100 गुनी वाली बात, कनक कनक है ना, वैसी खनक खनक। वो कौन सा अनुप्रास है कि क्या अलंकार इसमें लगेगा, आप बताइएगा। लेकिन ये खनक बहुत गर्मी के बीच बहुत सारी कारतूस। ये देखिए, अभी तक AK-47 और इंसास जैसे राइफल के कारतूस दिख रहे थे। ये कारतूस जो है, इसका इस्तेमाल माओवादी करते हैं। और ये खोखा बता रहा है कि मुठभेड़ में माओवादियों ने भी जो है अपनी तरफ से, लेकिन ये समझ उससे परे, ये जो तकनीकी तौर पे जानकार हैं, कई बार क्या होता है, मैं यूपी में मैंने देखा है इस तरह के कारतूस जो खोखे होते हैं, इसमें बारूद और छर्रा भर के रिफ़िल किया जाता है और फिर से यूज़ किया जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चला हुआ होगा, ये खाली खोखा है। मुझे लगता है माओवादियों ने इसे रखा था अपने पास ताकि इसे फिर से रिफ़िल करके फिर से इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये यहाँ पे पड़ा मिला है ये खोखा।